Good morning students. Today we are going to start chapter 10th of civics. The chapter name is struggle for equality. So students हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इक्वालिटी के लिए यानी समानता के लिए जो लोग हैं वो किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। हमने जैसे कि अपनी इस पुस्तक में कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जिनमें कांता, अंसारी, मेलानी और स्वप्ना जैसे कुछ कैरेक्टर्स थे और जिनके बारे में हमने ये जाना था कि मीन्स कहीं ना कहीं समाज में इनके साथ अनइक्वालिटी यानी कि एक तरह से हम ये कहें कि असमानता का व्यवहार इनके साथ हुआ। तो बहुत से लोग जो हैं समाज के अंदर इनइक्वालिटीज़ को फेस करते हैं, असमानता के बहुत से ऐसे व्यवहार हैं जो उनके साथ किए जाते हैं और हमारा जो इतिहास है उन लोगों के एग्जाम्पल से भरा हुआ है जिन्होंने अपने इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया और किस प्रकार से जो अपने राइट्स हैं आखिरकार उन्होंने प्राप्त किए। तो हम इस चैप्टर में यही जानने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार लोगों ने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, इसके खिलाफ स्ट्रगल किया और किस प्रकार से अपने अधिकारों की प्राप्ति करी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने संविधान के साथ। तो जैसा कि हमारा भारतीय संविधान हम सब भारतीयों को बराबरी का दर्जा देता है, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना तो धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर और ना ही जाति के आधार पर, या कह सकते हैं कि गरीबी अमीरी के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई अंतर कानून के समक्ष नहीं होता। सभी अडल्ट्स यानी कि जिनकी एज जो है वो 18 प्लस है यानी 18 साल से ऊपर की आयु के जो लोग हैं सभी को ही समान रूप से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। और वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें हम अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो हमारे देश का संचालन करने वाले प्रतिनिधि हैं, हम उनका चुनाव करते हैं। तो हम बैलेट बॉक्स पे अपनी वो पावर दिखा सकते हैं कि हमारे देश के जो संचालक हैं वो हमारे द्वारा ही एक तरह से नियुक्त होते हैं, उनका हम चयन करते हैं इन वोटिंग के द्वारा। आगे है कि इक्वालिटी जो कि बैलेट बॉक्स तक ही सीमित रहती है और उसके बाद जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक पर्सन एक वोट एक वैल्यू यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो एक बैलेट बॉक्स में सभी समान होते हैं जब इलेक्शन का समय होता है, लेकिन इसके पश्चात की जो स्थिति होती है अगर हम ये देखें कि और जो दूसरे पहलू हैं तो वहाँ पर ये समानता खो जाती है। तो जैसे हम सीधी सी बात करें कि जैसे धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ख़ास तौर से हेल्थ सर्विसेज में और एजुकेशन फील्ड में भी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हेल्थ सर्विसेज का, और ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर सरकार की तरफ से भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं यानी जो एक तरह से सिविल हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर भी एक कह सकते हैं कि जो उचित सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिलती हैं। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कांता, हाकिम शेख और अमन के बारे में कि जिन्हें अपनी गरीबी की वजह से एक अच्छी क्वालिटी वाइज जो हेल्थ केयर है वो नहीं मिल पाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहुँच नहीं होती है, क्योंकि एक तरह से जो ये हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं। और इसके अलावा अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल और देखें जिसमें एक जूस सेलर का हम एग्जांपल देख सकते हैं, तो उसमें क्या बताया कि एक वो जूस सेलर जो कि नॉन ब्रांडेड ड्रिंक्स बेचता है और दूसरी तरफ वो मेजर कंपनीज़ हैं जो कि ब्रांडेड ड्रिंक्स जो है वो सप्लाई करती हैं। अब जो छोटा दुकानदार है उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, छोटा मोटा सामान रखता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो इनको मिलने वाले प्रॉफिट्स हैं तो उनमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ब्रांडेड थिंग्स बेचने वाले जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े सेलर्स हैं, तो उनके पास प्रॉफिट्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ छोटे दुकानदार कुछ कम प्रॉफिट कमा पाते हैं। सिंपली एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आगे स्वप्ना का। एक अच्छी या कह सकते हैं कि मेहनती किसान होने के बावजूद भी उसकी आमदनी बहुत कम है, उसको अपनी कॉटन के प्राइसेस बहुत कम दामों पर तय करके एक व्यापारी को बेचने होते हैं। मेलानी जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, जिसे फोर्सफुली घर का सारा काम करवाया जाता है, मेहनत करवाई जाती है और कभी कभी छोटी मोटी गलतियों पर उसको इंसल्ट भी किया जाता है।
तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज तक की जो पहुंच है, संसाधन पाने की जो एक काबिलियत है, उसमें कमी है। वो एक तरह से एक पुअर पीपल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो ज़्यादातर जो लोग जो हैं एक्सप्लॉइट होते हैं या जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनके दो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं, पॉवर्टी और दूसरा है लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी गरीबी, और दूसरा है संसाधनों तक जो उनकी पहुंच है उसकी कमी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कुछ दूसरे बेसिस की जिनके आधार पर भी जो लोग हैं डिस्क्रिमिनेशन को वो फेस करते हैं, भेदभाव की स्थिति से उनको गुज़रना पड़ता है। तो वो जो बेसिस या आधार जो हैं वो कुछ अलग हैं। जैसे अंसारी की हम बात करें तो अंसारी फैमिली के बारे में भी हमने एक चैप्टर में पढ़ा था। तो ये वो लोग थे जो कि एक नए शहर में जाते हैं जहाँ उनका एक तबादला हो जाता है नौकरी में, और वहाँ उनको एक अपार्टमेंट लेना होता है किराए पर। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी वो एक कमरा जो है किराए पर नहीं ले पाते हैं, और उसका कारण क्या होता है कि मीन्स उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनका रिलीजियस बेस है, यानी जो उनका धर्म है वो बाकी लोगों के धर्मों से अलग था। जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, मान लो वो हिंदू हैं, तो उनके धर्म से अलग, यानी वो मुसलमान धर्म के थे। तो इस वजह से एक धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ और किराए पर जो लोग हैं उनको कमरा या उन्होंने मकान देने से लोगों ने उनको मना कर दिया। एग्ज़ाम्पल दूसरा हम ले सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो हमने उसकी एक स्टोरी पढ़ी थी कि बचपन में उनके साथ जो है उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया था, यानी कि वो दलित कास्ट से थे, और स्कूल में उनको इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस करना पड़ा था। तो जैसे उनको पूरे वो स्कूल के ग्राउंड में झाड़ू लगाते थे, कक्षाएं जो थी वो उनकी तो बाहर लगा करती थी, यानी उनको पढ़ने के लिए कक्षा में आने की अनुमति नहीं होती थी, और कक्षा के द्वार पर ही यानी डोर पर ही बैठ कर के वो पढ़ाई कर सकते थे, यानी बाकी बच्चों के साथ उनको शामिल नहीं किया जाता था। तो उन पर जो उस समय में जो उनके जो भेदभाव की स्थिति थी वो उनकी जाति के आधार पर थी। अब आगे हम बात करते हैं वुमेन की, यानी महिलाएं। तो महिलाएं भी समाज में कहीं ना कहीं उनको भी इस तरह की जो स्थिति है, भेदभाव की जो स्थिति, उसका उनको सामना करना होता है। उनके काम को बहुत कम वैल्यू दी जाती है, मेनली कंसीडर किया जाता है कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं वो वैल्यूलेस काम करती हैं, उनके काम की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे कुछ आधार जो कि मतलब लोग समाज में अलग अलग स्थितियों में और कारणों की वजह से जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उनके प्रकार कई हो सकते हैं। उसमें महिलाओं को भी हम शामिल कर सकते हैं, दलित लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले जैसे मुस्लिम हैं या सिख हैं। तो इस तरह के वो लोग जो कि माइनॉरिटीज़ में आते हैं उन्हें भी हम शामिल कर सकते हैं। या फिर हम अगर एक इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव का कारण बन सकता है। आगे हम बात करते हैं, often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. पॉवर्टी, गरीबी और लैक ऑफ डिग्निटी यानी कि सम्मान की कमी और रिस्पेक्ट की कमी, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो कई तरीके से, यानी कि एक तरीके से हम उन्हें कंबाइन कर दें तो उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि आखिर किस आधार पर जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं। अगर हम एक कमी को पूरा करते भी हैं तो दूसरी कमी सामने आ जाती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो है धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, या उसकी आमदनी इतनी कम है, वो एक गरीब स्थिति में, या उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि हमने बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़े थे। एक लास्ट हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं वो बहुत बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ देती हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, एक कंबाइंड रीजंस उसके पीछे बन जाते हैं। उसके जो आउटकम है वो एक कलेक्टिव आउटकम है और उसमें से शॉर्ट आउट करना मुश्किल होगा कि प्रॉपर रीज़न क्या हो सकता है। पॉवर्टी भी उसका रीज़न हो सकता है, लाइक गरीबी के कारण भी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति इन लोगों की ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक आधार पर कोई इनका भेदभाव हो रहा हो, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर।
इसके अलावा लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ की भी हम बात कर सकते हैं कि उनके एरिया में अच्छे स्कूल्स उपलब्ध ना हों, इस वजह से भी जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा होना भी वजह हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण जुड़ जाते हैं, तो कई बार ये शॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है कि आखिर किस आधार पर जो लोग हैं वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। तो हम एक बार अपने चैप्टर को देते हैं यहीं पे विराम, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन।